Hello everyone, welcome back to the channel. So today in this session we will going to learn types of trading and investment in stocks and as well as in mutual fund. So there is four options in trading and investment. First is stocks, shares, जो भी कंपनी का आप शेयर या स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक्स में। नेक्स्ट स्लाइड में अपन जानेंगे कि चार ऑप्शन स्टॉक्स में क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड है आईपीओ। आईपीओ होता है बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी एक स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के लिए आती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, तो जब एक कंपनी अपने शुरुआती दौर में होती है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो वो पहले खुद की सेविंग पे स्टार्ट होती है, लोन लेके इन्वेस्ट स्टार्ट की जाती है, या फिर कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं कंपनी का फ्यूचर देखते हुए, और उस बेसिस पे कंपनी चलती रहती है। लेकिन जब कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना होता है तो उसे जरूरत होती है एक लार्ज फंड की, और लार्ज फंड पब्लिक से लिया जाता है अपनी शेयर को बेचकर। तो जब कोई कंपनी जो लिस्ट नहीं होती है उसको कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है लिस्ट होने के लिए, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है जिसमें एक वो प्राइस डिसाइड करती है कि वैल्यूएशन होता है बेसिकली कंपनी का, थर्ड पार्टी कंपनी का वैल्यूएशन करती है, उसमें कंपनी का शेयर की रेंज डिसाइड की जा सकती है। उसमें शेयर की रेंज बेसिकली डिसाइड की जाती है कि इस बीच से इस बीच शेयर का प्राइस होगा। जैसे जोमेटो का आईपीओ आया था अभी कुछ दिन पहले, लगभग 4-6 महीने हो गए उस बात को। तो इसमें प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ था 82 रुपए से 86 रुपीज के बीच में प्राइस बैंड डिसाइड हुआ था। ठीक है, अब इसमें ये देखा गया था कि या तो 82 रुपीज होगा या 86 रुपीज होगा, इनके बीच में कोई भी होगा। तो इसके लिए कंपनी ने ऑफर किया, अपना इशू प्राइस दिया। लोग मतलब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर या पब्लिक जो होती है वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बिड करती है। बिड में कोई ऐसा नहीं है कि मैन्युअली आपको बिड करनी पड़ेगी, बोली लगानी पड़ेगी। बेसिकली अप्लाई फॉर आईपीओ होता है, अप्लाई फॉर आईपीओ, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद में आपको अगर आप लकी रहे तो सिलेक्ट हो जाएंगे और आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाते हैं, देन कंपनी लिस्ट होती है। तो एक ऑप्शन आईपीओ होता है जिसमें बेसिकली आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं और कंपनी जब लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट पे तो वो हमें एक प्रॉफिट देके जाती है। तो लिस्ट गेन बोलते हैं जिसको, कि अभी कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ मार्केट में वो लेके आई है, लेकिन फिर लोग कट ऑफ प्राइस जो उसकी हाईएस्ट प्राइस है उसी पे बिड लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो हाईएस्ट प्राइस पे उस शेयर को खरीदना चाहेगा कंपनी, उसी को अपने शेयर बेचेगी, तो वो हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जितने पे भी लिस्ट हो जाती है उस पे जो प्रॉफिट मिलता है वो कैपिटल गेन सॉरी लिस्ट गेन होता है। और इसी के आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक हमें इस कंपनी के शेयर होल्ड रखने हैं। थर्ड ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक फंड होता है जो म्यूचुअल लोगों के पैसे से बना होता है। एक फंड, इसका एक फंड मैनेजर होता है, वो इस पैसे को आपको कंपनी में जिस भी पर्सपेक्टिव के लिए वो फंड बना होता है उन कंपनियों में वो इन्वेस्ट करता है। जैसे लार्ज कैप फंड है तो वो लार्ज कंपनियों में, रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। अगर मिड कैप फंड बना है तो वो मिड साइज कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। और अगर स्मॉल कैप फंड है तो वो स्मॉल कंपनी में जिनका कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 5,000 करोड़ से कम का है तो उनमें इन्वेस्ट करेगा। कुछ होते हैं जो एक अलग व्यू के लिए बने होते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया फंड है टाटा का, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है। ये जो उन कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है अपने अमाउंट को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करती है। ओके, सो ये होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का बेसिकली एक फंड मैनेजर होता है। ओवरऑल हमारा पैसा हम खुद स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते हुए किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या थर्ड पर्सन के थ्रू हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि हम डायरेक्ट रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए म्यूचुअल फंड क्या उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में एक फंड मैनेजर अलग अलग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो बेसिकली वो भी इन्वेस्ट शेयर्स में ही करता है। एंड फोर्थ होता है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो जैसा स्टॉक्स की दुनिया में आईपीओ होता है, ठीक है, स्टॉक्स की दुनिया में आईपीओ होगा, जब कोई कंपनी लिस्ट होने के लिए आएगी तो वो आईपीओ लेके आती है। सिमिलरली जब कोई नया फंड बनता है तो वो एनएफओ लेके आता है, न्यू फंड ऑफर। बस फर्क इतना है कि आईपीओ जो होता है वो आईपीओ का हर एक कंपनी की एक वैल्यूएशन होती है और उसका प्राइस बैंड डिसाइड होता है कि उसका इशू प्राइस क्या रहेगा, कितनी प्राइस के बीच में रहेगा। लेकिन एनएफओ जब भी आता है उसका कोई प्राइस बैंड नहीं होता है। एनएफओ में क्या होता है कि कोई सा भी एनएफओ हो, चाहे कितना भी बड़ा एनएफओ बन रहा हो, वो स्मॉल कैप फंड के लिए बन रहा हो, लार्ज कैप फंड के लिए बन रहा हो, या मिड कंपनी के लिए बन रहा हो, लेकिन उसका जो पर यूनिट जो डिसाइड होती है वो 10 रुपए पर यूनिट होती है। तो इसमें भी सिमिलरली आप 10 रुपए पर यूनिट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जब वो लॉन्च होता है तो उसके बाद डिसाइड होता है कि वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। वो तब देखा जाता है, अगर वो परफॉर्म कर दिया तो उसकी जो पर यूनिट होती है वो 10 यूनिट से 11 यूनिट पर यूनिट बन जाती है आपको। अगर 1 रुपए पर यूनिट का भी अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको तो सीधे से 10% का प्रॉफिट हो गया लिस्ट गेन पे, मतलब जैसे लॉन्च हुआ वो। तो ये चार ऑप्शन है बेसिकली। एक स्टॉक है, स्टॉक की दुनिया में आईपीओ है, और म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड भी ओवरऑल एक फंड मैनेजर होता है, वो स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है। और एनएफओ है, न्यू फंड ऑफर, जो म्यूचुअल फंड की दुनिया में आईपीओ समझ लो।
ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या ऑप्शन और ट्रेडिंग के हमारे पास में ऑप्शंस है, ये देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। So types of trading and investment. There are four types of options in stocks and three types of options in mutual fund. There is two types of options in trading in stocks and two types of options in investment in stocks. And there are all three options are available only for investment in mutual fund. So स्टॉक्स में अगर हम देखें तो एक डिलीवरी एक आईपीओ होता है। ये जो डिलीवरी और आईपीओ जो हुए, ये दोनों आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आपने डिलीवरी में, बेसिकली डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव बताता है कि आप कंपनी के बारे में क्या व्यू रखते हैं। क्योंकि डिलीवरी में आप तभी खरीदेंगे जब आपको लगेगा कंपनी एक्सपांड करेगी, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस पॉजिटिव है, या उसके आने वाले समय में उसका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, तो आप इसलिए डिलीवरी में शेयर बाई करते हैं। डिलीवरी मतलब आज आपने शेयर बाई किया है, उसको 15 दिन होल्ड रखे, 1 साल होल्ड रखे, 10 साल होल्ड रखे, वो होता है डिलीवरी। ठीक है। और आईपीओ, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि आईपीओ में जब कोई कंपनी लिस्ट होने के लिए आती है बेसिकली स्टॉक मार्केट पे, तो वो अपना आईपीओ लेके आती है और उसके बाद में उसके भी शेयर जो आईपीओ में नहीं खरीद पाते हैं, जिनको आईपीओ नहीं मिल पाता और कंपनी अच्छा है और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बाद में डिलीवरी में उसी से जो कंपनी आईपीओ लेके आई है उसी कंपनी के शेयर से डिलीवरी में खरीद सकते हैं। अब डिलीवरी में दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है जो आज आपने खरीदा और 10 दिन 15 दिन या 1 साल के पहले कभी भी अगर आपने सेल कर दिया होल्ड करके, तो वो शॉर्ट टर्म में आता है और इस पे जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। सिमिलरली आईपीओ में भी अगर आप या तो लिस्ट गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या उसके लिस्ट गेन के बाद में भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा दिन और परफॉर्म करेगा तो आप तब तक शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आईपीओ में अधिकतर लिस्ट गेन के लिए ही इन्वेस्ट किया जाता है। जो आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं वो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, क्योंकि जब आप आईपीओ में अप्लाई करोगे, बिड करोगे, तो जो आपको शेयर अलॉट होते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं आईपीओ के लिस्ट होने के पहले। सो बेसिकली ये भी जो आपका गेन आएगा वो भी अगर आप 365 दिन के पहले अगर सेल करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म, और अगर उसके बाद सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। अब स्टॉक्स के दो ट्रेडिंग ऑप्शन देख लेते हैं अपन। एक होता है इंट्राडे, एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। इंट्राडे में आप सेम डे आपको करना होता है। सेम इंट्राडे मतलब सेम डे आपको बाय करना है, सेम डे आपको सेल करना है, पहले सेल करके आपको बाय करना है। मतलब अगले दिन पर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं उसको, उसी दिन आपको उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। नहीं अदरवाइज आप उसको जो आपने बाई करे हैं या जो सेल करे हैं, अगर उसमें लॉस चल रहा है आपको, तो आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस जो अमाउंट उसका बचेगा उसको देके। क्योंकि इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, किसी शेयर में आपको 5x का मार्जिन मिलता है, किसी शेयर में 2x का मार्जिन मिलता है। 5x का मार्जिन ये है कि अगर आपका शेयर 100 रुपए का है तो डिलीवरी में आपको 100 रुपए का मिल रहा है, तो इंट्राडे में उसमें 5x का मार्जिन मिल जाएगा, मतलब वो शेयर आपको 20 रुपीज का पड़ेगा। और आप अगर उसमें जो मतलब आप 100 रुपए में अगर कोई डिलीवरी में शेयर खरीद रहे हो तो आप 100 रुपए में सिर्फ एक शेयर खरीद सकते हो। वहीं 100 रुपए का अगर शेयर है वो इंट्राडे में खरीद रहे हो तो 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से 100 रुपए में आप 5 शेयर खरीद सकते हो। तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको, जो क्वांटिटी बनेगी आपकी 5 शेयर, उन पे प्रॉफिट और लॉस होगा। सो बेसिकली इसमें मार्जिन के लिए ट्रेडिंग यूज की जाती है इसको इंट्राडे में। लेकिन अगर इसमें लॉस या प्रॉफिट होता है तो फिर जो मार्जिन बचता है, जो जैसे कि हमने 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा और उसका 80 रुपए पर शेयर का मार्जिन है, तो वो एक्स्ट्रा अपने को पे करके फिर उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट या लॉस में निकलना पड़ता है। नेक्स्ट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉल एंड पुट दो तरह के ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर में फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन अपन एक दिन सेपरेट वीडियो में समझेंगे। हालांकि ऑप्शन को समझ लीजिए आप। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये दो ऑप्शन होते हैं, कॉल एंड पुट। जब आपको लगता है कि मार्केट बुल है, बुल मार्केट मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे बुल बोलते हैं, बुल मार्केट, और जब मार्केट नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं बेयर मार्केट। अगर आपको लगता है कि बुल मार्केट, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप ऑप्शन का कॉल खरीदते हैं। तो जब आप ऑप्शन का कॉल खरीदेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, बेयर मार्केट है, तो जब आप ऑप्शन का पुट खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप। आपको अगर लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप कॉल को सेल कर दें, क्योंकि कॉल बाई कब करते हैं जब मार्केट ऊपर जाने वाला रहता है, लेकिन मार्केट नीचे जाने वाला रहता है तो कॉल को बाई ना करते हुए कॉल को सेल। नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में 3 ऑप्शन होते हैं बेसिकली, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा होता है लमसम, थर्ड होता है एनएफओ। एसआईपी नथिंग बट वी कैन से इट इज आरडी ऑफ बैंक। रिकरिंग डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है बैंकों में। जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट में हम क्या करते हैं कि पूरा अमाउंट एक साथ नहीं ना देते हुए कुछ अमाउंट हर मंथ हमारी मंथली इनकम में से पे करते रहते हैं ईएमआई के तौर पे। और जब मेच्योरिटी होती है, जैसे हमने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने ईयर के लिए भी मेच्योरिटी मतलब हमने उसको लिया है, तो जब मेच्योर होता है हमारा फंड या हमारी एफडी मेच्योर होती है तो उस समय पे हमें पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट मिल जाता है। तो एसआईपी बेसिकली ये है कि आप आरडी कर रहे हैं, हर मंथ अपनी इनकम में से ईएमआई के रूप में कुछ अमाउंट दे रहे हैं, तो वो एसआईपी में हो जाता है। जैसे बैंकों की दुनिया में आरडी है, वैसे म्यूचुअल फंड की दुनिया में एसआईपी है। सेकंड होता है लमसम। जैसे बैंकों की दुनिया में एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, वैसा ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड की दुनिया में लमसम है। लमसम अमाउंट में अगर आप पे करेंगे तो मतलब जैसे एक एफडी करता है मेच्योरिटी के लिए, वैसे म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हैं लमसम अमाउंट। एनएफओ मैंने बता चुका हूँ, न्यू फंड ऑफर होता है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड में नया फंड आता है और जिस पर्सपेक्टिव से बना होता है, तो स्टॉक्स में क्या क्या होता है।
अब अलग अलग समझेंगे। पहले तो म्यूचुअल फंड का देख लिया हमने, अब स्टॉक्स का देख लेते हैं कि स्टॉक्स में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में। एक होता है डिलीवरी ऑप्शन, डिलीवरी में होता है हमारे पास में एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वही 365 दिन से पहले अगर होल्ड करके बेच दिया आपने तो वो शॉर्ट टर्म में आएगा और इसको होने वाला गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेकंड होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो 365 दिन से ज्यादा होल्ड रखा आपने तो वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्लस आईपीओ में एक चीज और हो जाती है लिस्ट गेन। आईपीओ में आप लिस्ट गेन के लिए अगर करोगे तो वो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कहलाता है। अगर लिस्ट गेन के लिए आपने अप्लाई किया तो वो भी शॉर्ट टर्म, क्योंकि ओवरऑल आपका आईपीओ जब तक लिस्ट नहीं होता है और आपका आईपीओ से शेयर अलॉट हो जाते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो अगर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं शेयर तो आपका वो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट हुए हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। नेक्स्ट होता है इंट्राडे। इंट्राडे में आप अप ट्रेड कर सकते हैं, डाउन ट्रेड कर सकते हैं। अप ट्रेड बेसिकली क्या होता है कि जब कोई शेयर का प्राइस लो पे चल रहा है और आपको लगता है कि हाई पे जाने वाला है तो आप लो पे उसको बाय करते हैं और हाई पे सेल कर देते हैं, तो वो होता है अप ट्रेड। लेकिन आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, अभी हाई प्राइस पे ओपन हुआ है, वो सुबह 9:15 पे जब मार्केट ओपन हुआ है तब कोई शेयर हाई प्राइस पे ओपन हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि शाम होते होते नीचे चला जाएगा, तो आप उसको क्या करते हो, आपको सेम डे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे ट्रेडिंग करनी है, मतलब सुबह सेल करके बाय करके शाम को सेल या बाय करना है। तो आपके पास इतना समय तो है नहीं कि वो ऊपर जाके नीचे आ जाएगा तब तक आप उसका वेट करते रहें। तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन रहता है कि आप डाउन ट्रेड भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पहले ये ओपन हाई प्राइस पे हुआ है लेकिन नीचे जाएगा तो आप पहले सेल कर दोगे, उसके बाद में उसको जब शाम को नीचे गिरे तब बाय कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेड। तो एक होता है अप ट्रेड, जब नीचे से खरीद के ऊपर बेचोगे अप ट्रेड, ऊपर से खरीद के नीचे बेचा डाउन ट्रेड। नेक्स्ट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं हम, फ्यूचर का उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ऑप्शन की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अभी हर गुरुवार को तो हम फ्यूचर खरीदते हैं और फ्यूचर खरीदने के बाद में उस पर हम प्रीमियम पे करते हैं। बेसिकली हम ये बताते हैं कि हम फ्यूचर में इस मतलब फ्यूचर का डिसाइड बताते हैं हम कि फ्यूचर में ही यहाँ जाने वाला। अगर हमें लगता है कि कोई भी शेयर फ्यूचर में इस प्राइस को छूने वाला है तो हम उस प्राइस के लिए जो प्रीमियम बनता है वो प्रीमियम पे करके और हम उस पे अपनी पोजीशन बना लेते हैं। जैसे ही वो उस हाई प्राइस पे पहुंचता है तो वहां पे अपने को प्रॉफिट हो जाता है। अगर लेकिन आपको लगता है कि आपने एक प्रीमियम पे करा है और आप अभी जिस प्राइस पे चल रहा है उससे 300 पॉइंट ऊपर जाने वाला है मार्केट, तो आपने फ्यूचर खरीदा लेकिन आपको लगा मार्केट वापस डाउन हो गया तो आपको उसमें लॉस होता है। और ऑप्शन में ऐसा होता है कि भाई कॉल और पुट का ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन में या तो आप कॉल को खरीद सकते हैं, कॉल को अगर आप खरीदोगे और मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, अगर आपने पुट को खरीदा और मार्केट नीचे गया तो प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बता चुका हूँ, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ आपकी एक इनकम में से कुछ पार्ट आपको हर मंथ पे करना पड़ेगा, एक समय के बाद में मैच्योरिटी के बाद में आप निकाल सकते हैं। ऐसा म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी मैच्योरिटी को आप तक आपको पे करना पड़ेगा। आपका जिस दिन चाहे 3 महीने 2 महीने 1 महीने 4 महीने में भी जब भी चाहे आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप अपना एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं। एनएफओ में न्यू फंड ऑफर आता है, उसमें भी आप शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। एनएफओ में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है, लमसम अमाउंट आता है, उसमें भी लमसम में भी आप शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। कुछ होता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ होता है लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जो शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे कैपिटल गेन होता है ये टैक्सेबल है, ठीक है, चाहे स्टॉक्स में हो या म्यूचुअल फंड में हो। शॉर्ट टर्म में अगर आपने 1 साल से पहले होल्ड करके अगर बेचा तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 15% का टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको उस पर भी 15% का टैक्स लगेगा, लेकिन उसमें टैक्स एग्जेंप्टेड है। उसमें एक ऑप्शन आपको ये मिल जाता है कि फर्स्ट 1 लाख का आपको टैक्स नहीं देना है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको 1 लाख का भी हुआ तो भी आपको 15% का टैक्स 15,000 रुपए देना होगा व्हाइल यू फिलिंग योर आईटीआर। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से रखा है, लॉन्ग टर्म में का गेन हुआ आपको, तो फर्स्ट जो 1 लाख रुपए है वो आपका टैक्स एग्जेंप्टेड होगा, वहां पे आपको टैक्स नहीं देना। उसके बाद की जो इनकम होगी 1 लाख के बाद की उस पर आपको टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 31 मार्च 2022 तक 10% था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को लगा तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कि थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा कम वसूल रहे हैं, इसको ज्यादा वसूला जाए। तो जो बजट आया था फरवरी में इस साल, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ा के 15% कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2022 से अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों ही 15% है। बस फर्क इतना सा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल में फर्स्ट 1 लाख आपको टैक्स एग्जेंप्टेड में मिल जाता है। अब इसमें नोट करने की बात यह है कि म्यूचुअल फंड में सब म्यूचुअल फंड हैव लॉकिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड ईएलएसएस हैव अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर। मतलब कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनमें ईएलएसएस जो होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, बेसिकली जिनको अपना टैक्स बचाना होता है कैपिटल गेन पे, वो लोग अपना कुछ पैसा ईएलएसएस में डाल देते हैं, क्योंकि इसमें 1.5 लाख 1.5 लाख का तक का इसमें आपको टैक्स छूट मिल जाती है अंडर एटीसी, इनकम टैक्स रूल्स अंडर एटीसी। तो इसमें ईएलएसएस में, तो इसमें ईएलएसएस में सबसे कम लॉकिंग पीरियड इसी में होता है, क्योंकि और किसी अगर आप एफडी में जाओगे तो एफडी में मिनिमम लॉकिंग पीरियड, अगर आप टैक्स बचाने वाली एफडी लोगे तो उसमें लॉकिंग पीरियड आपको 5 साल का मिलेगा, लेकिन सबसे कम लॉकिंग पीरियड ईएलएसएस में होता है 3 साल का। तो इसलिए लोग ईएलएसएस में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ईएलएसएस फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक फंड होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपने 1.5 लाख रुपए पे जो टैक्स बचेगा वो बचा सकते हैं पिछले पहले 1.5 लाख रुपए पे, तो इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा, उससे पहले आप अमाउंट नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ ऐसे और भी म्यूचुअल फंड होते हैं ईएलएसएस के अलावा, जिसमें किसी में 15 दिन का, किसी में 6 महीने का, किसी में 1 महीने का और किसी में 1 साल का रहता है, जिससे पहले अगर आप मैच्योरिटी से पहले अगर आप निकालोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको। एक्स्ट्रा अमाउंट इन द सेंस कि जो आपका प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का 1% कट जाता है उसमें से, जो प्रॉफिट हुआ है उसका 1% वो माइनस करके देते हैं फिर अगर उनकी जो लॉकिंग पीरियड है उससे पहले अगर आप निकलना चाहते हो। तो बाकी ईएलएसएस में तो किसी भी केस में आप 3 साल से पहले बाहर नहीं निकल सकते हैं, उस 3 साल तक आपको उस म्यूचुअल फंड के अंदर रहना ही पड़ेगा।
अभी तक अगर आपने अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है तो गो टू द वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड यूज माय रेफरल लिंक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसे डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने को नहीं गाइडेंस चाहिए किस प्रकार से आपको अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी एक लिंक मिल जाएगी। आप ओपन डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट वीडियो, उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। सो अगर हम यहाँ पे देखें म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में तो लेट्स गो टू द ग्रो पोर्टल। यहाँ पे हम समझते हैं कि डिलीवरी और इंट्राडे और में किस तरीके से आप कर पाएंगे ट्रेडिंग। हालांकि इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट बनाने वाला हूँ इंट्राडे, डिलीवरी और फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर एंड आईपीओ एनएफओ का हम बाद में एक और वीडियो लेके आएंगे। तो अभी हम स्टॉक्स को देखते हैं कि स्टॉक्स में डिलीवरी और इंट्राडे कैसे करते हैं। तो ये है मेरा ग्रो का प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया, मुझे देखना है टाटा मोटर्स का शेयर, टाटा पावर का शेयर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाटा पावर का शेयर सर्च किया मैंने सर्च बॉक्स में, तो ये हमारे पास में टाटा पावर कंपनी आ गई। ठीक है, मोबाइल में भी आपको इंटरफेस ऐसा ही मिलेगा, मोबाइल में थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें आपको बस ये जो है ये डायरेक्ट ये पॉपअप आपको इसी के ऊपर मिलेगा, ये अलग साइड में नहीं मिलेगा, बस इतना सा फर्क है। तो ये टाटा पावर कंपनी है, जैसे ये टाटा पावर है तो मैंने इसको बाय करना। अब ये किस बिजनेस में लगी हुई है, तो ये टाटा का जो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगी हुई है। सो इसका आज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एनएसई बीएसई, आप देख सकते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या रेट चल रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इसका क्या प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, तो हम अभी ऐसे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन डे रिटर्न कितना हुआ, आज कितना परफॉर्म करा इसने और आज कितने का प्रॉफिट दिया है। वन वीक का रिटर्न कितना है, मतलब वन वीक का अभी डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा है, मतलब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें तो ये बेस्ट ऑप्शन है। 1 मंथ का देख सकते हैं, 1 ईयर का देख सकते हैं और 3 ईयर का देख सकते हैं। लेकिन ग्राफ को अगर पढ़ना है और आपको सही से एनालाइज करना है तो 1 ईयर का मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नीचे टेक्निकल्स देख लेते हैं इसके कि ओवरव्यू में परफॉर्मेंस। तो आज का टुडेज लो आपको मिल जाएगा, टुडेज हाई आज का हाईएस्ट कितना गया 213 207, लोवेस्ट की 52 वीक मतलब पिछले एक साल का लोवेस्ट 116 है, 52 वीक का हाई हाईएस्ट 299 रुपए है। ओपन प्राइस आज कितने पे हुआ था, 209 पे ओपन हुआ था, क्लोज भी 209 पे हुआ है। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। कितने पर ये एनालिस्ट क्या बोलते हैं, सेबी के जो रजिस्टर एनालिस्टिक्स होते हैं वो एनालिसिस करके बताते हैं कि कितने परसेंट लोग इसको बाई करेंगे, कितने परसेंट लोग होल्ड करेंगे, कितने परसेंट लोग इसको सेल करेंगे। सो फंडामेंटल है कंपनी के वो देख सकते हैं हम। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट की ओवरऑल वैल्यू क्या है, कंपनी की मार्केट के अंदर वैल्यू क्या है ये देखने के लिए हम करते हैं। तो 67,000 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है आरओई, मतलब आपने कितना आपको एक शेयर पे ये कितना परसेंट कमा के देगा वो रिटर्न इक्विटी होता है। पी रेशियो होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, आपने जो पैसा लगाया वो प्लस आपको जो मिलेगा वो उसका रेशियो निकल के आता है। तो 39 जो कि इंडस्ट्री का बढ़िया पी रेशियो है। ये है प्राइस टू बुक रेशियो। इन सारे रेशियो को अपन समझेंगे, एक वीडियो इन रेशियो के ऊपर सेपरेट बनाऊंगा कैसे आप मतलब जब एक अच्छा स्टॉक को पिक करेंगे तो किस प्रकार से आप इन सारे रेशियो को देख के अपनी कंपनी के फंडामेंटल को समझ सकते हैं और उसके बाद में अपना हार्डेड मनी को सही जगह पे लगा सकते हैं। इंडस्ट्री का पी देख रहे हो आप, प्राइस अर्निंग रेशियो ओनली 8.15 का चल रहा है, लेकिन इसका पी रेशियो 39 पॉइंट का चल रहा है, मतलब 39% का चल रहा है, विच इज वेरी गुड इन द इंडस्ट्री। फेस वैल्यू 1 है, बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड 0.83 का डिविडेंड देती है कंपनी, मतलब आपको को कुछ बोनस के तौर पे अगर आपने कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं तो जो शेयर की वैल्यू बढ़ रही है वो तो बढ़ रही है, लेकिन उसके अलावा आपको डिविडेंड भी देती है बोनस के तौर पे। इसमें एक और चीज नहीं दिखती, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है यार इसका, बाकी सब ठीक फंडामेंटल अच्छे हैं इसके, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कि कंपनी के ऊपर कितना परसेंट का लोन है ये बताता है। तो यहाँ पे ये डेट टू इक्विटी रेशियो बेस्ट से माना जाता है कि 1% के अंदर अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2% 2.28% पे जा रहा है। सो लेकिन कंपनी अच्छी है नो डाउट, बाकी सारे रेशियो अच्छे हैं, उस पर डाउट डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज्यादा है बट दैट्स ओके। ये कंपनी के नीचे फाइनेंशियल देख सकते हैं हम, रेवेन्यू कितना हुआ है क्वार्टरली ईयरली पे क्लिक करेंगे हम तो ये 2018 का 2019 का 20 का 21 का 22 का सबके हम फंडामेंटल रेवेन्यू देख सकते हैं। प्रॉफिट देखें अगर कंपनी का तो प्रॉफिट कैसे बुक कर रही है, तो 2018-19 में कंपनी ने बेस्ट परफॉर्म किया, 20 और 21 में थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा था इनका, क्योंकि सेमीकंडक्टर में इसकी शॉर्टेज चल रही थी कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कंपनी काम करती है। सो उस समय सेमीकंडक्टर की बहुत शॉर्टेज चल रही थी तो कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा चल नहीं पाया, तो इसका थोड़ा सा डाउन हुआ था 2020 और 21 में, लेकिन 2020 में डाउन हुआ था, फिर 21 और 22 से बाउंस बैक करा है और उसके बाद में प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है 2020 के बाद में। ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट ये मिल जाएंगे आपको, कंपनी के का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एनएससी का सिंबल क्या है, कब कंपनी बनी थी, 1919 की कंपनी वैसे, और शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा कि इसमें कितने लोगों ने कैसा शेयर होल्ड कर रखा था। जो प्रोमोटर्स है उन्होंने 46% शेयर होल्ड कर रखे हैं, जो इस कंपनी के प्रोमोटर है। रिटेल और अदर हम जैसे जो इन्वेस्टर है वो रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं, तो उन्होंने 26% होल्ड कर रखा है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट मतलब जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने 10% इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये तो कंपनी के बारे में देख लिया अपन ने, लेकिन इसमें बाय एंड सेल कैसे करते हैं। सो ये ऐसा पॉपअप आपको अपने मोबाइल में अलग से खुलने का मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं, एक डिलीवरी होता है, एक इंट्राडे होता है। इंट्राडे बेसिकली अभी बंद है, जब 9:15 पे अपना मार्केट ओपन होगा तब डिलीवरी ये इंट्राडे का ऑप्शन अनलॉक होता है, अभी डिलीवरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मुझे अभी इसके शेयर खरीदने हैं, तो मैं यहाँ पे कितनी क्वांटिटी मुझे अभी खरीदनी है मैं उस वो डालूंगा। प्लीज यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं मार्केट, तो मार्केट में अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो जो प्राइस अभी करंट में चल रही है उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आप लिमिट सेट कर देते हैं तो आप जिस लिमिट पे लगाएंगे उसी पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अभी 210 का प्राइस अभी चल रहा है, लेकिन मेरे को इसको खरीदना है 205 पे, तो मैं 205 का ऑर्डर लगाऊंगा
और बाई कर दूंगा, मेरा ऑर्डर लग जाएगा और जैसे ये 210 से 205 पे आएगा मेरा ऑर्डर लग जाएगा और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे आफ्टर 2 वर्किंग डेज। तो ये तो हमने ये सीख लिया डिलीवरी। सिमिलरली आप इंट्राडे, इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में बस यहाँ पे आपको इंट्राडे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप वही 2x का या 5x का मार्जिन मिलेगा, अगर 2x का मार्जिन है यहाँ पे लिखा होगा 2x का मार्जिन, तो इसका आप आधी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी इंट्राडे में, मतलब 210 रुपए का शेयर है तो 105 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अगर 5x का मार्जिन मिल रहा हो तो लगभग 5x का मार्जिन कितना होता है, 40-45 रुपए होगा, 40-45 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब वही है कि इस क्वांटिटी में जितना आपके जैसे 60 शेयर आ रहे हैं ना, उस 60 की जगह पे आप उसके मतलब 300 शेयर हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 300 शेयर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इंट्राडे में आपको 5x का मार्जिन मिलेगा, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना सेम डे आपको 300 शेयर के ऊपर होगा, तो इंट्राडे में ये बेनिफिट है। और डिलीवरी में आपको सेम इसी तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं आप। और सेल करना है अगर आपको, सेल पे क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले से कोई शेयर अगर डिलीवरी में बाय कर रखे हैं तो वो शेयर अवेलेबल आपको यहाँ दिख जाएंगे, आपके कितने शेयर्स अभी आपके डीमेट अकाउंट में है इस कंपनी के, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं जितने में भी आप उसको सेल करना चाहें। मान लीजिए कि आपके पास में 60 शेयर है, लेकिन अभी आपको लगता है कि 10 शेयर में होल्ड करूंगा लेकिन 50 शेयर में बेच रहा हूँ, तो आप 50 शेयर पे क्लिक कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरा 0 शेयर आर अवेलेबल टू सेल, तो अभी मैंने कोई बाय नहीं कर रखा तो वो रेडी बताएगा। लिमिट आप लगा सकते हैं, जो भी लिमिट है हाईएस्ट, जैसे अभी 210 है, अब मेरे पास अगर शेयर होते तो मुझे बेचना था कि मैं इसको बेचूंगा 215 पे, 215 पे मैं बेचने वाला हूँ, तो और सेल कर देता तो सेल ऑर्डर लग जाता, जैसे 215 प्राइस हो जाता हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। ये तो हो गई इंट्राडे की। सेम सिमिलरली इसमें भी इंट्राडे में भी वही चीज, सेल में भी इंट्राडे कर सकते हैं, बाई में भी इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है, बाई में तो डिलीवरी और इंट्राडे दोनों कर सकते हैं अगर आपके पास शेयर नहीं भी है तो, लेकिन सेल में आप इंट्राडे कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिलीवरी तो कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि जब तक आपके पास अवेलेबल शेयर नहीं होंगे तब तक सेल कहाँ से करोगे। सो इंट्राडे में भी सेम वही होता है कि अगर आपको लगता है कि अभी 210 पे चल रहा है, ये प्राइस अपना जाएगा 200 तक जाएगा, तो आप इसको 210 पे सेल ऑर्डर लगा देंगे यहाँ पे इंट्राडे में 210, और आप अभी आपके पास में जो अमाउंट अवेलेबल इनफ है, अगर डिलीवरी में देखो तो ओनली 60 शेयर का अमाउंट अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसको इंट्राडे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 60 शेयर 300 से 60 शेयर की जगह इंट्राडे में आपको 300 शेयर मिल जाएंगे। आप सेल कर दो तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा आप अपना ऑर्डर लगा सकते हो फिर एग्जीक्यूट होने का। अब ये तो चलो ठीक है, हम इंट्राडे के लिए देख लिया हमने, लेकिन अब थोड़ा सा हम ग्राफ पढ़ना भी समझ लेते हैं। ग्राफ पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो वन डे का देखें, तो वन डे का क्या चल रहा है, हाईएस्ट वन डे का हाईएस्ट रहा 213, वन डे का लोवेस्ट रहा है 209। ठीक है, 200 मतलब आज तक का देखते हैं अगर नीचे, तो यहाँ 207 से 213 के बीच में मार्केट में ट्रेड किया इसने। अब 1 वीक का देख लेते हैं, 1 वीक का देखते हैं तो 1 वीक का हाईएस्ट था 231 और लोवेस्ट गया है 208, मतलब ये इसका सपोर्ट प्राइस है 1 वीक का। 1 वीक का कह सकते हैं अपन ये सपोर्ट। देखिए जहां से प्राइस, जहां से ये रिटर्न होकर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा हो, फिजिक्स में पढ़ा हो, तो रजिस्टर होता है प्रतिरोध, जहां जो आगे नहीं जाने देता करंट को। सिमिलरली इसी को जो शेयर को आगे नहीं जाने देता ऊपर, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जहां नीचे गिरने के बाद में वो सपोर्ट लेके ऊपर उठता है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। तो ये जो इसका है सपोर्ट लेवल है और ये जो इसका है रेजिस्टेंस लेवल है, ये 1 वीक का है। अब अगर 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ का भी 12% का लॉस दे रखा है इसने। अगर आप 241 हाईएस्ट है, ठीक है, इसका लोवेस्ट देखते हैं अगर, तो 200 कहाँ तक गया हुआ है, 212, तो इसका ये वाला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट है इसका 209, तो 209 सपोर्ट है और एक 212 सपोर्ट है। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 209 तक जा सकता है, 209 तक ये जा सकता है। तो मतलब अपनी लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है पिछले 1 मंथ का, मतलब काफी डिस्काउंट पे चल रहा है इस समय, इस शेयर में इन्वेस्ट करने का सही समय है। देखो क्यों है, अगर किसी भी शेयर का बताऊं मैं तो मार्केट बहुत डाउन जा चुका है, निफ्टी मतलब 15% से ज्यादा तक गिर चुका है, मतलब 17-18 हजार रुपए से वो 15,000 पे पहुंचने वाला, 15,300 से 400 के बीच में आज उसने ट्रेड किया है। 15,000 बेसिकली 220 से 15,400 के बीच में ट्रेड किया है, मतलब आज उसने 400 से ऊपर वो जानने वाला नहीं है अभी, क्योंकि 500 का तो उसका रेजिस्टेंस है अभी वीक का। तो मार्केट अभी काफी डाउन चल रहा है। ये सब क्यों चल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यूएसए ने की जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, यूएसए के सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, तो उसने रेट हाई किए हुए हैं। बेसिकली जो पूरी इकोनॉमी चलती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अब डिमांड एंड सप्लाई पे किसी चीज की अगर डिमांड है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी की लिक्विडिटी बहुत मायने रखती है। तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने रेट को 0.75% से और हाई किया, 0.75 पॉइंट हाई किए हैं, और वैसे भी उनका कुछ 8.6 रेट तक इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, डब्ल्यूपीआई या सीपीआई जो भी होता है, आई थिंक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है, जो 8.6 तक पहुंच चुका है, जिससे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। तो उन्होंने अपने फेडरल बैंक ने अपने रेट हाइक किए हैं, तो अब जब उसने रेट हाइक किए हैं तो लोग अपना पैसा कम खर्च करेंगे, लोन कम लेंगे। अगर लोन कम लेंगे, लोन अगर सस्ता मिलता है तो लोन ज्यादा लेते हैं, और लोन अगर सस्ता नहीं मिल रहा है तो लोग अपनी मनी को उपयोग करेंगे, और अपनी मनी को कोई ज्यादा उपयोग करेगा नहीं, क्योंकि उसको बचा के रखना चाहेंगे। रेट हाइक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो और अगर मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होगी तो चीजों की डिमांड कम होगी, जब चीजों की डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो, मतलब सप्लाई चेन टूटेगी और सप्लाई की कम जरूरत पड़ेगी। जब सप्लाई की कम जरूरत पड़ेगी और डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस कंट्रोल में आ जाएगा, और इस तरीके से कंट्रोल की जाती है महंगाई को। तो ये तो हो गया इन्फ्लेशन कंट्रोल का एक बेसिक फॉर्मूला, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। लेकिन अभी डिस्काउंट प्राइस पे क्यों चल रहा है, कि मतलब उसके रेट बढ़ाने से क्या हुआ भाई? रेट बढ़ाने से बेसिक सिंपल सा फंडा ये है कि वहां पे रेट बढ़े। अब दुनिया भर के जो इन्वेस्टर है, जब अपने देश में अपने को अच्छी वैल्यू मिलेगी तो हम बाहर से पैसा निकाल के अपने देश में लगाएंगे। पहले तक डॉलर मतलब लगभग 75-78 चल रहा था, अभी 80 तक भी पहुंच गया था, तो रुपया जो था उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई।
है ना, डॉलर के कंपैरिजन रुपए ज्यादा लग रहा था, तो रुपए की वैल्यू डिक्रीज हुई। अब रुपए की वैल्यू डिक्रीज हुई, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो यहाँ से इंडियन मार्केट से इन्वेस्टर जो एफआईआई होते हैं या एफडीआई होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या करते हैं, यहाँ से अपना अमाउंट निकालते हैं, यहाँ से अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, शेयर बेचते हैं और अपना पैसा लगाते हैं जहां पे उनको सही वैल्यू मिल रही है अपनी इकोनॉमी में, अपने मार्केट में। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट से पैसा बल्क में निकलेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकालेंगे, तो मार्केट का गिरना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो मार्केट इस वजह से गिर रहा है अभी। तो अभी मतलब अपने मतलब लोवेस्ट प्राइस पे आ चुका है, ये नहीं कह सकते, हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि अभी वापस बाउंस बैक करने की तैयारी। बाउंस बैक करना तो इतना आसान नहीं होगा, अभी अभी तक 15,000 या 14,500 रुपए तक निफ्टी का जाने का पूरा चांस है। ठीक है, तो अभी और भी आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा रख सकते हैं। अभी आप अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लो और वॉच लिस्ट में रखो शेयर्स को। जब लगे कि ये शेयर प्राइस अपना लोवेस्ट पे है, इस समय पे एंट्री लेनी चाहिए, तब एंट्री ले लीजिए। तो डीमेट अकाउंट में आप शेयर होल्ड करते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन जो इंट्राडे में आप बाई करते हो वो आपके वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते, ना ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हो वो आपके डीमेट अकाउंट से उसका कोई लेना देना है। हालांकि डीमेट अकाउंट उसके लिए है जरूरी, लेकिन उसमें डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट नहीं होते हैं। तो जहां डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट नहीं होते वो कैपिटल गेन में आता ही नहीं है। मतलब इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका बिजनेस इनकम में आता है, और बिजनेस इनकम कितने के ऊपर लगता है, टैक्स 5 लाख से ऊपर। ठीक है, अगर आपका 5 लाख से ज्यादा की इनकम हो रही है तो फिर आपको टैक्स भरना है, वो जो 5% जो भी टैक्स स्लैब है 5 लाख से 7 लाख, तो 5% है वो आपको भरना है, तो ज्यादा नहीं। लेकिन अगर कैपिटल गेन हो रहा है आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो फिर तो 15% देना है। लॉन्ग टर्म में 1 लाख तक की छूट मिल जाएगी, लेकिन उससे शॉर्ट टर्म में तो देना ही है। सो ग्राफ को अपन थोड़ा सा 1 ईयर का भी देख लेते हैं। 1 मंथ का हमने देख लिया। 1 मंथ का हाईएस्ट था हमारा 240 का और लोवेस्ट था हमारा 209 का। ठीक है, तो अभी हमारे पास में 1 मंथ का अगर हम देखें तो हाईएस्ट अगर है, अगर किसी ने को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है या इंट्राडे में भी खरीदना है तो ग्राफ बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको लगता है कि अभी 209 210 पे चल रहा है, तो अभी 1 मंथ के हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर कल हमें इसमें शेयर में मंडे को ट्रेडिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, हम 209 पे इसको बाई करेंगे और हम इसका वेट करेंगे 210 209 पे बाई करेंगे, 208 207 पे बाई करेंगे और 215 216 पे जाने का हम वेट करेंगे, ताकि क्योंकि जो अगला रजिस्टेंस है वो 218 पे बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक रजिस्टेंस 218 पे, एक रजिस्टेंस 221 पे, एक रजिस्टेंस 224 पे। तो हमें इस प्राइस तक हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लो प्राइस पे बाई करते हैं तो। और अगर इसने अपना 209 वाला रिकॉर्ड तोड़ा, अगर 209 वाला सपोर्ट जो है वो तोड़ के नीचे निकल गया, तो फिर हो सकता है 190 तक भी चले जाए, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 1 ईयर का देखते हैं अपन, 1 ईयर का ग्राफ क्या है। तो 1 ईयर का इसने 87% का प्रॉफिट दिया है। अब इस शेयर में मैंने 1 महीने के अंदर अपना पैसा डबल करा था। कैसे, मैंने जब सितंबर में ये हुआ था, जब इस कंपनी के बारे में मेरे को पता चला कि ये टाटा के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, तो मैंने भविष्य का देखा कि भविष्य जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही चलने वाला है। तो भविष्य में या तो हाइड्रोजन व्हीकल होगी या इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, तो इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है। तो मैंने 133 के समथिंग यहाँ खरीदा था। हालांकि ये 27 सितंबर को 138 हो गया था, मैंने 33 पे खरीदा। तो 33 किस दिन था, 8 सितंबर को। 133 पे मैंने 8 सितंबर को खरीदा था और उसके 1 महीने बाद इसकी प्राइस 133 से 257 हो गई, मतलब लगभग डबल। ठीक है, 95% का प्रॉफिट था एक ही महीने के अंदर। यहाँ पे अगर किसी ने 24 सितंबर को भी बाई किया होता, 17 सितंबर को भी, तो 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर मतलब एक महीने में लगभग पैसा डबल हो चुका होता। तो ये तो इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। अब हम देख रहे हैं कि रजिस्टेंस तो इस प्राइस से नीचे तो कब जाएगा, ये 133। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, इतना कोई भी शेयर नहीं होता। मार्केट अगर क्रेज भी होता है उसके बाद में भी, अभी जो चल रहा है वो हल्का फुल्का क्रेज, अगर मार्केट क्रेज भी होता है तो मतलब 1 साल से जो लोवेस्ट प्राइस है ना उसके नीचे नहीं जाता है। तो यहाँ तक तो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा तो इसका ये वाला पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है ये 204 का है। ठीक है, और अभी प्राइस जो चल रहा है वो अभी 209 पे टच करके आया है, तो ज्यादा से ज्यादा जाएगा। अगर पिछले 1 साल में देखे तो लोवेस्ट पिछले 1 साल का 204 है। ठीक है, पिछले मतलब इस ग्राफ को देखे अपन, पूरे ईयर का मत देखो, पूरे ईयर का देखोगे तो आपको बहुत कम दिखेगा, 122 रुपए दिखेगा, वो जो कि आधा हो जाएगी प्राइस लगभग, लेकिन इतना नहीं जाएगा। हम इस टाइम फ्रेम को देख ले तो इस टाइम फ्रेम में हमारे पास में 204 का लोवेस्ट रेजिस्टेंस है, 204 का लोवेस्ट सपोर्ट है। और यहाँ पे हम अगर हाईएस्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस है हाईएस्ट पे 289 पे, तो हाईएस्ट 290 तक गया हुआ है ये, और लोवेस्ट गया हुआ है 204 पे। तो मतलब ये 204 तक आता है, 205 तक आता है, तो एंट्री लेना सही होगा। या फिर आप ऐड भी कर सकते हैं कि अगर ये अपना इसको ब्रेकआउट करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे 2 टर्म है, जब अपने सपोर्ट को तोड़ के अगर शेयर नीचे की तरफ जाता है, अपने सपोर्ट को तोड़कर शेयर नीचे की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। और जब अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट कब करेगा, जब 290 के ऊपर जाएगा तो शेयर ब्रेकआउट करने की पोजीशन में, और लोवेस्ट ब्रेक डाउन करने की पोजीशन में कब है, जब 204 से नीचे जाता है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक वाला भी मिल जाएगा, कैंडल स्टिक चार्ट भी देख सकते हैं। कैंडल स्टिक से थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है। यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, कैंडल में लोवेस्ट क्या है, ये पॉइंट जो रहता है आपका, ये ओपन प्राइस रहता है, ये आपका क्लोज प्राइस रहता है, और यहाँ पे लोवेस्ट बताता है, यहाँ पे हाईएस्ट है। चारों वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ओपन कितने पे हुआ है, 231 पे, लो कितना गया है 230 पे, हाईएस्ट कितना गया है 231 पे, हाईएस्ट 233 पे, क्लोज कितने पे हुआ है 231 पे, ये सब दिख जाता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ग्राफ बना के इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर टेक्निकल में अपन चले तो टेक्निकल में थोड़ा 1 ईयर का देखते हैं। ये 1 ईयर का है, ये 1 ईयर का। अब यहाँ पे जो सपोर्ट है ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी।
ये एक लाइन ड्रॉ कर, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ये तो हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये राइटा मतलब आगे, ये हो गया हमारा क्या के का प्राइस बता रहा है 299। 299 समझ लो, हमारा 299 से थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, 296 तक है हमारा, 299 ही मान लेते हैं हम। 299 पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा लोवेस्ट प्राइस हो गया लगभग 2000 का। मतलब 200 से 300 के बीच, सिंपल सा मोटा मोटा अगर माने तो 200 इसका सपोर्ट लेवल है और 300 इसका रेजिस्टेंस लेवल है। सो अभी मार्केट पिछले किस डेट को था यहाँ पे, 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर से लगा के 17 जून तक, मतलब लगभग 7-8 महीने में मार्केट इन दो प्राइस के बीच में चला है। 200 से, जो ये टाटा पावर शेयर है, ये 200 से 300 के बीच में चला है। ठीक है, सो अगर हमें 1 वीक या 1 मंथ का ड्रॉ करना है तो हम 1 वीक 1 मंथ पे क्लिक करके और देख सकते हैं इनको। यहाँ पे हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे ये बुधवार का था, ये गुरुवार का चार्ट है, और ये शुक्रवार का चार्ट है। तो शुक्रवार को रेजिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था और लोवेस्ट कहाँ गया। ठीक है, तो 225 से हालांकि 3-4 दिन 4-5 दिन का है ये चार्ट। तो यहाँ से कैसा सडनली गिरा, मतलब 223 से गिर के वो आया 211 पर, और 211 के बाद में 211 से वापस 211 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट ना तो उसे ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे जाने दे रहा है। अच्छा, एक चीज और है, वो और देख लेते हैं हम, म्यूचुअल फंड देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड पे गए हैं, ये हमारा स्टॉक खुला हुआ है। यहाँ पे हमने एक्सप्लोर में जाएंगे। अब एक्सप्लोर में हमारे पास स्टॉक्स में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब चीजें मिल जाएंगी। टॉप गेनर, टॉप लूजर, पॉपुलर स्टॉक्स वगैरह सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा। यहाँ म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। डिजिटल इंडिया फंड है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करती है, उनमें आपको इन्वेस्ट करना, उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाला फंड मिल जाएगा। इस तरीके से जिसमें बेटर देन एफडी मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, अपने मनी को सही जगह पे लगाना चाहते हैं, तो आप बेटर देन एफडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एफडी से अच्छा रिटर्न और कम रिस्क वाला है, म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। टैक्स सेविंग चाहिए आपको, टैक्स सेविंग मिल जाएगा। अब जैसे आपको इस फंड को देखना है, इसमें सिंपल सा आपको कुछ ये देखना है कि जैसा जैसा जिन कंपनियों की उसने होल्डिंग कर रखी होगी, तो कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी वैसा ही परफॉर्म म्यूचुअल फंड करेगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में बेसिकली 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं क्या है, माइनस में दिया है 2% का रिटर्न दिया है इसने। 148 पे था और गिर के आ गया है 136 का, क्योंकि मार्केट गिरा तो कंपनी को शेयर गिरेंगे, कंपनी को शेयर गिरेंगे तो और म्यूचुअल फंड को भी गिरना ही है। वो कहाँ से अलग से वैल्यू होल्डिंग लगाएगा बेचारा। 6 मंथ का अगर हम देखें तो 6 मंथ का -23% का, -2% का, सॉरी 23 रुपीज गिरा है, 2% का लॉस दिया है उसने। 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर का 1.34% का, मतलब मार्केट वही है कि पिछले 1 साल पहले भी 15,500 पे निफ्टी चल रहा था, और आज वापस भी 18,000 पे जाके वापस 15,500 पे आ चुका है। तो जब निफ्टी उसी अपने 1 साल पहले के लेवल पे आ गया है, तो ये भी उसी लेवल पे आना स्वाभाविक है। तो 134 पे 1 साल पहले था, अभी भी 136 पे है बस, और क्या इतना सा फर्क है। तो अभी अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सही समय है, क्योंकि अपने मतलब आज अगर आपने इन्वेस्ट करा तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 1 साल पहले इन्वेस्ट कर चुके थे पेमेंट को। तो क्योंकि ये बाउल मार्केट हमेशा ऐसे रहने वाला है, धीरे धीरे इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाएंगे। इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट और दुनिया भर की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल बैंक है, वो ऐसे डिसीजन लेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे और मार्केट का बाउंस बैक करना कंफर्म है। तो मार्केट बाउंस बैक करेगा। सो ये समय ऐसा है कि आप बाय कर सकते हैं, बहुत डिस्काउंट में आपको सारी चीजें मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो आज से 6 महीने पहले सीधा आज से 60% 50% हाई पे मार्केट था, तो उस प्राइस पे खरीदते आप। अभी अगर आप देखते तो आपका 50% का लॉस हो चुका होता। तो उससे अच्छा है कि आगे 1 साल पहले जो प्राइस है आज भी उसी प्राइस में अगर कोई मिल रहा है तो बाउंस बैक करके वापस प्रॉफिट तो लेके जाने वाला है। तो ये समय है खरीदने का। तो ये सब आप ग्राफ में देख सकते हैं। इसके ग्राफ में कैंडलस्टिक नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि कैंडलस्टिक उसी में मिलते हैं, कैंडल उसी में बनते हैं, इसमें कैंडलस्टिक नहीं बनते। इसमें तो सिंपल सा है कि जैसा कंपनी परफॉर्म करेगी, जिन कंपनी को शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड होल्डिंग कर रखी है, उन्हीं में आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नेट एसेट वैल्यू क्या है, इसकी एनएवी होती है। नेट एसेट वैल्यू मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 136 रुपए चल रही है। रेटिंग अभी कुछ देनी है। फंड का साइज कितना है, कि लार्ज कैप मिड कैप फंड है, तो 8,772 करोड़ का फंड है, जो कि अच्छा है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट अगर आप आरडी के रूप में एसआईपी करना चाहते हैं हर मंथ, तो यहाँ पे आप 100 रुपीज का 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं पर मंथ। यहाँ पे आपको साइड में जैसे कि उसमें अगर आपको नीचे बाय एंड सेल का ऑप्शन आएगा, मोबाइल में बाय एंड सेल का अलग से पॉपअप खुलेगा। इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है मंथली एसआईपी। अगर मंथली एसआईपी कहते हैं, अमाउंट डाल दीजिए कितने रुपए मंथली आप इसमें करेंगे, 24 रुपीज, और किस डेट को आपके डीमेट अकाउंट से जो अमाउंट डेबिट होगा वो डेट सिलेक्ट कर लो। आपको जैसे 6 तारीख को, हर महीने की 6 तारीख को तो होना चाहिए, तो 6 तारीख को हो जाएगा। स्टार्ट एसआईपी क्लिक कर दोगे तो आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। हर महीने की 6 तारीख को आपके अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट से 100 रुपए डेबिट हो जाया करेंगे। जब आपको इसको क्लोज करना हो तो वापस इसी में आके आपके म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड में जाके वहां से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं और स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं। या फिर स्टॉक एसआईपी अगर नहीं भी करे तो वो अमाउंट में निकालिए जो आपने अभी तक 3 महीने में दिया है, उस अमाउंट को वहीं पे पड़े रहने दीजिए। भले आप अगले महीने में से पेमेंट देना बंद कर दें, लेकिन जो अमाउंट आपने पे किया है वो पड़े रहने देना। एटलीस्ट उस पे ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उस पे ही रिटर्न मिल सकता है मिलेगा। नीचे आ जाते हैं तो थोड़ा तो एसआईपी ऑर्डर देख सकते हैं कि एसआईपी ऑर्डर अभी कितने चल रहा है, 93.40% है। वो मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एसआईपी वाले पीछे नहीं हटेंगे। एसआईपी वाले क्योंकि उनको मंथली देना है ना, उनको थोड़ी ना लमसम अमाउंट पे करना है। वो तो आज भी पे करेंगे तो उतने पे कर रहे हैं, और कल भी पे करेंगे तो उतने पे कर रहे हैं। ठीक है, वो तो अपना ना एसआईपी कर रहे हैं, पर मंथ दे रहे हैं, तो 6 महीने बाद भी वो एसआईपी करते रहेंगे। 6 महीने पहले भी कर रहे थे तो मार्केट 6 महीने बाद वापस जाएगा, तब उनका तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसलिए एसआईपी वाले कभी बंद नहीं होते। वन टाइम ऑर्डर जो लमसम अमाउंट है वो कम लग रहे हैं। अब ये रिटर्न कैलकुलेटर है, आप यहाँ से रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 5 एसआईपी का कैलकुलेट कर सकते हैं कितने रुपए आप हर मंथ डालेंगे तो क्या बनेगा। वन टाइम में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अगर 20,000 रुपए लगाए तो 1 साल के बाद अभी की कंडीशन के हिसाब से अगर 1.34% देखो तो मेरा 20,268 रुपए बनेंगे। ठीक है, क्योंकि रिटर्न ये चल रहा है अभी की कंडीशन में, 1 ईयर का रिटर्न 134 है। यदि 2 महीने बाद इसको चेक करोगे आप तो 20,000 का 40,000 बताएगा आपको, क्योंकि 2 महीने बाद 10-12% का वापस इंक्रीज हो गई है। जितना मार्केट गिरा उतने ऊपर जाएगा ही। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न रैंकिंग देख सकते हैं। 1 ईयर का रिटर्न कितना है, 3 ईयर का रिटर्न 30%, 5 ईयर का रिटर्न कितना परसेंट है। कैटेगरी में देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट है कैटेगरी में 94.2% का, 3 ईयर में 27% का। इस कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न क्या है वो देखते हैं, रैंकिंग कैटेगरी। तो दूसरे नंबर पे चल रहा है अभी 1 ईयर में। फर्स्ट नंबर पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड चल रहा है। ये कंपैरिजन में कुछ देख सकते हैं कि इसका सिमिलर म्यूचुअल फंड कौन-कौन से हैं, और होल्डिंग्स में देख सकते हैं कि इसमें कितनी कंपनियों की होल्डिंग रह सकती है। अब देखो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये फंड है।
यहाँ पे इसके डिटेल में आप देख सकते हैं कि इसमें किस किस में होल्डिंग रख सकती है। इसने इन्फोसिस में 31% इन्वेस्ट कर रखा है, एसीएल टेक्नोलॉजी में 9.4%, टेक महिंद्रा में 9%, विप्रो में 8%, भारतीय एयरटेल में इतना, एमफोसिस में इतना, और भी बहुत सारी नीचे कंपनी मिल जाएगी 1-2% वाली जिसमें इसने अपना अमाउंट होल्ड कर रखा है। प्रोज एंड कॉन्स मिल जाएंगे आपको। कंसिस्टेंट टॉप रैंकिंग फंड है, 1 ईयर एनालाइज्ड रिटर्न लोअर देन कैटेगरी एवरेज। मतलब कौन से ये है, डिसलाइक ये है कि जितना मतलब इसकी कैटेगरी ने 1 साल का रिटर्न दिया है उसके कंपैरिजन इसका बहुत लो है, और 3 एंड 5 ईयर का रिटर्न तो हाई है देन कैटेगरी एवरेज। मतलब जो कि जिस कैटेगरी में ये फंड आता है उस कैटेगरी का हाईएस्ट 3 और 5 साल में इसी ने दिया है। एंड लोअर एक्सपेंस रेशियो, ये एक्सपेंस रेशियो जैसे हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं ना स्टॉक में, कि कंपनी का ऊपर लोन कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना का है, इस तरह से यहाँ देखते हैं लोअर एक्सपेंस रेशियो के एक्सपेंस कितना है। मतलब एक फंड को मैनेज करने के लिए कितना परसेंट हर साल ये अपना एक्सपेंस में चला जाता है, इसको मैनेज करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर को देते होंगे, जो फंड का मैनेजर फंड मैनेजर जो होता है उसको पैसे देते होंगे, और प्लस अदर एक्सपेंस में जाता होगा तो उसका खर्चा कितना, तो यहाँ पे मार्जिन से इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, लोअर एक्सपेंस रेशियो भी यही होना चाहिए। यहाँ पे 0.71 है, विच इज वेरी गुड। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, अब यहाँ पे ये जरूर देखना, एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम्ड विथिन 15 डेज। मतलब एग्जिट लोड ये रहेगा, अगर आप 15 दिन के अंदर लगाया, आज आपने लगाया और आज से 15 दिन के पहले अगर आपने इससे एग्जिट हो गए तो आपको 1% लगेगा। 1% क्या लगेगा, जो आपका प्रॉफिट है उसका 1% कम होकर मिलेगा आपको, ठीक है। जो ओवरऑल आप वैल्यू लगाओगे उसका 1% कम नहीं होगा। आपने 10,000 रुपये लगा तो 10,000 का 1% नहीं, 10,000 के ऊपर अगर आपको 400 रुपये का प्रॉफिट मिला तो 400 का 1% कट के आपको मिलेगा। अगर 15 दिन के पहले निकल जाता तो किसी किसी केस में 15 दिन है, किसी में 3 दिन है, किसी में 1 महीना, सॉरी 15 दिन 1 महीना, किसी में 6 महीना 1 साल का भी है। और ईएलएसएस फंड में तो सिंपल सा लॉकिंग पीरियड 3 ईयर का, तो यहाँ पे एग्जिट लोड में देख लेना पहले किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। दूसरा टैक्स एप्लीकेशन लिखा है, रिटर्न ऑन टैक्सेस 15% इफ यू रिडीम विदिन आफ्टर 1 ईयर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे एलटीसीडी टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, ये 10% लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इस वाले बजट में इसको भी 15% कर दिया है, ये अपडेट नहीं हुआ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर लमसम करोगे तो 5,000 है, और अगर मिनिमम एसआई के अमाउंट करोगे तो 100 रुपए। और सेकंड बार अगर आपने ऑलरेडी इसमें 5,000 इन्वेस्ट करा हो तो सेकंड बार आप 1,000 रुपए भी 1,000 रुपए भी करके डाल सकते हो इसमें लमसम में। फंड मैनेजर की डिटेल देख लो, फंड मैनेजर कौन है, प्रियंका खंडेलवाल है। फंड मैनेजर इसकी डिटेल देख लो, इसमें कौन-कौन से फंड मैनेज कर रखे हैं और कौन-कौन से म्यूचुअल फंड को अच्छे से परफॉर्म कर रखा है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वैभव दुसाद है, ये इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी आपको। फंड हाउस और फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहाँ पे मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड स्कीम बनवाया, प्रोटेक्शन स्कीम में अवेलेबल टू इन्वेस्टर, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक बड़ा मुनाफा लेना हमारे फंड का उद्देश्य है। ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है, पढ़ लेना यार फुर्सत में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस म्यूचुअल फंड। अभी एक और म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ, है ना। दूसरा म्यूचुअल फंड है ईएलएसएस, क्वांटेक्स प्लान ग्रोथ, जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। बाय मिस्टेक मैंने कर दिया था, मैंने लॉकिंग पीरियड देखा नहीं इसका, और मेरा अमाउंट 3 साल के लिए लॉक हो गया। तो ये क्वांटेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, तो यहाँ पे देख लेना, आपको यहाँ पे लिखा होगा, एक होता है इक्विटी, सेक्टरल, थेमेटिक और वेरी हाई रिस्क, ठीक है। और 3 ईयर लॉकिंग पीरियड, ये यहाँ पे लिखा हुआ 3 ईयर लॉकिंग पीरियड, मतलब 3 साल से पहले आप इसमें अमाउंट नहीं निकाल सकते हो। आपका अमाउंट किस रिस्क पे है, मॉडरेट रिस्क पे है, हाई रिस्क पे है या वेरी हाई रिस्क पे है, तो यहाँ पे वो टेक देख लेना, उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करके अपनी प्रोफाइल बनाना। ईएलएसएस है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और इक्विटी मतलब शेयर में इन्वेस्ट करता है। ये 2 तरह के फंड होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। डेट में क्या होता है, डेट में ये कंपनियों के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, कंपनी को लोन देते हैं, कंपनी को उधार देते हैं, तो मतलब डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो डेट पे क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। और इक्विटी में क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है, मतलब जो शेयर है उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। आरओआई मिलता है इक्विटी में, क्योंकि उसमें अगर शेयर की प्राइस बढ़ी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो अगर शेयर की प्राइस डिक्रीज होगी तो आपको लॉस होगा। तो इक्विटी फंड कम सेफ है, थोड़ा सा इसमें रिस्क ज्यादा होता है। डेट में ऐसा है कि कंफर्म है, मतलब कंपनी लॉस में जाए, कंपनी डूबे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने डेट फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो कंपनी को तो अपना लोन का पैसा वापस लेगा विद इंटरेस्ट है। अब भले शेयर की प्राइस ऊपर या हो या नीचे हो, उससे कोई लेना नहीं, लेकिन इक्विटी में शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंग फंड चलेगा, तो इसलिए इक्विटी थोड़ा सा रिस्की होता है। यहाँ पे 3rd ईयर का लॉकिंग पीरियड से यहाँ दिख जाएगा, यहाँ ईएलएसएस दिख जाएगा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, उसमें से निकाल लेंगे। अच्छा परफॉर्म कर रहा था ये 6 महीने पहले, तो मुझे लगा कि 10-12% का प्रॉफिट निकाल के बुक कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि तो ईएलएसएस निकला 3 ईयर लॉकिंग पीरियड वाला। सो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथली वन टाइम में कर सकते हैं। सो नाउ we have to close the session right now. So thank you so much. Please like, share and subscribe. अभी तक नहीं किया है तो कर देना।